Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ई फिजिक्स। आज की वीडियो में हम केवल एक ही टॉपिक कवर करेंगे क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लेंथी भी है और इम्पोर्टेंट भी है ना। और टॉपिक क्या है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही लूप पर बल युग्म तथा बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क, मतलब मैंने एक करंट कैरिंग लूप ले रखा है जो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कितना बल युग्म आरोपित होगा और उस बल युग्म की वजह से उस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा, ये चीज़ें हमें कैलकुलेट। तो सामने फिगर में मैंने आपको ग्रीन लाइंस के द्वारा तो मैग्नेटिक फील्ड दिखाया हुआ है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना। ये मैंने आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र दिखाया हुआ है और इसकी तीव्रता हम मान लेते हैं B, है ना। इंटेंसिटी हमने चुंबकीय क्षेत्र की मान रखी है B। आप ऐसे सपोज करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, यानी कि जितनी भी मैं आपको रेखाएं दिखा रहा हूँ जिनको हम चुंबकीय रेखाएं बोलते हैं, ये जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ना, ये सब ऐसा मान के चलें कि मेरे पीछे वाली दीवार से आ रही हैं निकल के और सब सामने वाली दीवार में अंदर जाके इसमें मिल रही हैं। सारी रेखाएं एक दूसरे से बराबर गैप पर हैं और सब एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने आपको ये एक लूप दिखाया हुआ है और उसकी शेप जो मैंने ले रखी है वो रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। ऐसा नहीं है कि हम जो डेरिवेशन करने वाले हैं उससे जो रिजल्ट निकल के आएगा, जो फॉर्मूला निकल के आएगा, वो केवल आयताकार लूप पर ही लागू होगा। किसी भी प्रकार के किसी भी आकृति के लूप पे वो अप्लाई कर सकते हैं। हम अपनी सुविधा के लिए इस तरह का एक लूप लेके चल रहे हैं जिससे कि हमारा डेरिवेशन थोड़ा सा इजी हो जाए, है ना। तो एक आयताकार लूप है जो एक यूनिफॉर्म एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा हुआ है। अब हमें पता करना है ये चुंबकीय क्षेत्र इस लूप पर कितना बल युग्म और उसकी वजह से कितना बल आघूर्ण आरोपित कर रहा है। मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ P, Q, R, S, है ना। और क्योंकि ये करंट कैरिंग लूप है इसका मतलब इसमें कोई ना कोई करंट फ्लो हो रहा है, तो मान के चलें इसमें I करंट फ्लो हो रहा है। इधर से I धारा ऐसे करके चलती है और यूँ घूमते घूमते ऐसे करके निकल के आ रही है ना। तो सब में ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है PQ, ये सब में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो ऐसे करके फ्लो हो रहा होगा और उसकी जो इंटेंसिटी होगी ना करंट की वो सब की सेम रहेगी। इसमें भी I है, इसमें भी I, ऐसे करके I धारा सब पूरे चालक में यानी पूरे लूप में प्रवाहित हो रही है। अच्छा, ये है तो आयताकार लूप है, यानी कि कुछ इस तरह का लूप है, आयताकार लूप। लेकिन ये आपको तिरछा क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने आपको ये ऐसे न दिखाकर थोड़ा सा घुमा के दिखाया हुआ है। मान लो ऐसे करके रखा हुआ है, हालांकि रखने को मैं ऐसे भी रख सकता हूँ, यूँ भी रख सकता हूँ, इसके अलावा कोई भी और रैंडम पोजीशन पर रख सकता है। ये तो इसके ओरिएंटेशन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, यूँ भी हो सकता है। मैंने आपको इसकी एक रैंडम पोजीशन दिखा रखी है ऐसे करके, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा तिरछा करके रखा हुआ है इसीलिए आपको ये ऐसा दिख रहा है। ये आयताकार लूप है। तो मैंने आपको ये दिखाया हुआ है इस फिगर में कि इस लूप का जो एरिया वेक्टर है, जो क्षेत्रफल सदिश है, वो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एक एंगल बना रहा है थीटा। अब क्षेत्रफल सदिश का मतलब क्या होता है, हम पीछे एक जगह डिस्कस कर चुके हैं। क्षेत्रफल सदिश का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर, एक ऐसा सदिश जो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता हो, लंबवत होता हो, है ना, और उसकी जो लंबाई है, उसकी जो लेंथ है वो उसके एरिया को, वो उसके क्षेत्रफल को व्यक्त करती हो, तब हम उस वेक्टर को उस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। तो ये इसका एक क्षेत्रफल सदिश हो गया। या तो मैं इसको क्षेत्रफल सदिश कह दूं या फिर मैं इसको एक्सिस कह सकता हूं, लूप की अक्ष है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे इस तरह से। तो मैंने चित्र में आपको लूप जो दिखा रखा है वो ये मानते हुए दिखाया है कि इसका जो क्षेत्रफल सदिश है ये किसी समय इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ में जो एंगल बना रहा है वो एंगल थीटा है। अगर मैं उसको यहाँ दिखाने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसे दिखा सकता हूँ कि ये इसका
क्षेत्रफल सदिश है। अगर मैं इस लूप का एरिया ए मान के चलूँगा तो इसका जो एरिया वेक्टर, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो होगा ए वेक्टर, है ना। और मैंने ऐसा माना हुआ है कि इसका क्षेत्रफल सदिश मैग्नेटिक फील्ड के साथ में जो एंगल बना रहा है वो थीटा एंगल बना रहा है ना। अब देखो थोड़ी सी बात आपको और समझनी पड़ेगी कि मैंने जो एंगल बताया है ना थीटा, वो किन किन के बीच में बन रहा है, तो वो इस लूप के क्षेत्रफल सदिश यानी कि ये वाला वेक्टर है ना, क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन तो मैं याद रखनी कि सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखा मेरे पीछे वाली दीवार से निकल के आ रही हैं, सब एक दूसरे से बराबर बराबर दूरी पर हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये सामने वाली दीवार में जाके टच हो रही हैं, ठीक है ना। तो मैंने कुछ रेखाएं आपको यहाँ बोर्ड पर दिखा रखी हैं, ये वाली यहाँ भी होंगी, कुछ यहाँ होंगी, कुछ यहाँ होंगी, ऐसा करके एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। मैंने जो लूप दिखा रखा है आपको, इसका एरिया वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है चुंबकीय क्षेत्र के साथ में। तो अब आपको बताना ये है कि इस लूप का जो सरफेस है ना, लूप का जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ में कितना कोण बना रहा होगा, क्योंकि थीटा जो कोण बन रहा है ना वो तो किन किन के बीच में बन रहा है, वो तो ये वाले क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र। मैं ग्रीन मार्कर से आपको चुंबकीय क्षेत्र दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, कि चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, तो मैंने ग्रीन मार्कर रख रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। और ये क्या है, ये इसका एरिया वेक्टर है। तो कुछ ऐसी पोजीशन है ना, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया, ये ग्रीन मार्कर से मैंने वो फील्ड लाइंस दिखा रखी हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को शो कर रहा है ये वाला मार्कर, ये जो इसके क्षेत्रफल सदिश को शो कर रहा है, ये इसका पृष्ठ है। मैंने चित्र में आपको किन किन के बीच का कोण दिखाया है, क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल मैंने दिखा रखा है थीटा, यानी कि मैंने आपको इन दोनों के बीच का कोण दिखा रखा है। ये जो एंगल बन रहा है ना इन दोनों के बीच में, वो बन रहा है थीटा। मैं पूछ के आ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसके सरफेस यानी कि पृष्ठ और चुंबकीय क्षेत्र है ना, इन दोनों के बीच में कितना कोण बन रहा है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं, क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत होता है, तो ये जो एंगल बन रहा है वो तो 90 बन रहा है। इनमें से ये वाला एंगल जो बन रहा है वो थीटा बन रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बचेगा है ना, चुंबकीय क्षेत्र और पृष्ठ, इन दोनों के बीच का जो एंगल बचेगा वो कितना होगा, वो होगा 90 माइनस थीटा। या फिर मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दूं यहाँ पर, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि इस लूप की ऊपर वाली जो डायमेंशन है, ऊपर वाली जो भुजा है, ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ में कितना एंगल बना रही है। तो फिर से देख लें, इन दोनों के बीच में ये भुजा और ये क्षेत्रफल सदिश, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90। इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र और ये भुजा ऊपर वाली यानी कि ये वाली QR, इन दोनों के बीच का जो एंगल बचेगा वो कितना बचेगा, वो 90 माइनस थीटा हो गया, है ना। वो मैं फिगर में यहाँ दिखा नहीं सकता हूँ, आपको केवल ऐसे ही समझना है कि ये वाली जो भुजा है ना QR, ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ में जो एंगल बना रही है वो है 90 माइनस थीटा, है ना। ऐसे ही नीचे वाली जो भुजा है ना SP, वो भी 90 माइनस थीटा का ही कोण बना रही है चुंबकीय क्षेत्र के साथ में। अब बच गई ये वाली दो भुजाएं PQ और RS, ये कितना कितना एंगल बना रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। तो फिर दोबारा से देखेंगे, लूप ऐसे रखा हुआ है मान लो अभी, अब ये वाली जो भुजा है ये वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है ना, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ऐसे करके क्षैतिज, तो एंगल कितना बन गया दोनों के बीच में, 90 डिग्री का। ये यानी कि PQ और RS, ये दोनों ही जो भुजाएं हैं ना, ये दोनों ही ऊर्ध्वाधर हैं एकदम, और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे करके क्षैतिज, इसका मतलब ये दोनों ही भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के साथ में जो कोण बना रही हैं वो बना रही हैं 90 डिग्री का। लूप ऐसे रखा होगा तब भी ये वाली भुजा 90 का ही कोण बनाएगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा के यूँ कर दूँ तब भी ये ऊर्ध्वाधर ही रहेगी ना, और चुंबकीय क्षेत्र अभी भी क्षैतिज ही रहेगा, यानी एंगल अभी भी इन दोनों के बीच का 90 ही बनेगा। बस ये थोड़ा ध्यान रखना है कि मैं इसको किसी भी एंगल पे घुमा दूँ, ऐसे रखूँ, यूँ रखूँ, ऐसे रखूँ, ऐसे रखूँ, किसी भी तरीके से रखूँ, हर हाल में ये वाली और ये वाली, ये दोनों भुजाएं यानी कि PQ और RS, ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र के साथ में 90 डिग्री का ही कोण बनाएंगी। लेकिन ये दोनों भुजाएं हैं ना QR और SP, इन दोनों का अभी जो एंगल बन रहा है वो तो है 90 माइनस थीटा जब ऐसे रखा हुआ है लूप। लेकिन जब यही लूप थोड़ा सा यूँ घूम जाएगा तो ये एंगल चेंज हो जाएगा। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूँ करके ऐसे करके लूप रखा हुआ है, इन दोनों के बीच में अभी जो एंगल बन रहा है वो मैंने अभी समझाया था आपको, वो बन रहा था 90 माइनस थीटा, है ना। लेकिन अगर ये लूप थोड़ा सा घूम जाता है तो यही एंगल कुछ कम हो गया, और घूम जाएगा तो कुछ बढ़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा तो 90, यानी कि इन दोनों भुजाओं का चुंबकीय क्षेत्र के साथ बनाया गया कोण समय के साथ बदलता रहेगा।
जैसे जैसे लूप घूमेगा इन दोनों का कोण तो बदलता रहेगा, लेकिन इन दोनों भुजाओं का एंगल जो है वो 90 ही रहेगा हर हाल में, है ना। तो इन चीज़ों का हम यूज आगे चल के करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको ये स्टार्टिंग में समझा रखा है। अब देखिए, जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि ये एक आयताकार धारावाही लूप रखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र में, तो मैं कह सकता हूँ कि ये 4 धारावाही चालकों से मिलके बना हुआ है। देखो, एक धारावाही चालक ये हो गया PQ, एक QR, एक RS और एक SP। मैं ऐसा मान सकता हूँ कि मैंने 4 अलग अलग धारावाही चालक लेके एक यहाँ रखा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और ऐसे करके एक आयताकार लूप कंप्लीट हो गया है। पीछे एक टॉपिक में हम ये चीज़ पढ़ के आ रहे हैं कि जब कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र उस धारावाही चालक पर एक बल आरोपित करता है। और कितना बल आरोपित करता है तो ये इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं हम, F इज इक्वल्स टू I/L/B sin थीटा, है ना। इसमें I क्या है तो किसी भी चालक में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है I, L क्या है चालक की लंबाई, B क्या है किस चुंबकीय क्षेत्र में वो चालक रखा हुआ है, कंडक्टर, है ना, और थीटा क्या है तो थीटा चालक में प्रवाहित होने वाली करंट की डायरेक्शन, धारा की दिशा, और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो कोण है वो है थीटा, है ना। मैंने जो आपको लूप दिखाया है ना, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि इसकी जो लेंथ है लूप की वो तो है L, लंबाई, है ना, और इसकी जो चौड़ाई है मैं उसको मान के चल रहा हूँ B। अब मुझे ये पता करना है कि ये चुंबकीय क्षेत्र इन चारों धारावाही चालकों पर कितना कितना फोर्स अप्लाई करेगा, कितना बल लगाएगा और किस डायरेक्शन में लगेगा वो बल। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि इस मैग्नेटिक फील्ड ने ये वाले कंडक्टर पर PQ पर जो बल लगाया है वो तो है F1, है ना। इस पर जो बल लगाया है वो F2 है, ये F3 लगा रहा है इस पर, और इस पर जो बल लग रहा है वो F4 है। तो मुझे ये चारों बलों का परिमाण निकालना है, मैग्नीट्यूड, और फिर उनकी डायरेक्शन भी निकालनी है। तो मैग्नीट्यूड हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, है ना। इस फॉर्मूले से सबसे पहले मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ F1 की। तो F1 में सबसे पहले करंट कितना फ्लो हो रहा है, इस वाले चालक को लेके चल रहा हूँ पहले, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है तो सब में ही I करंट फ्लो हो रहा है ना, क्योंकि जा रहा है इधर से I है, तो I की जगह तो I ही रहेगा। लेंथ किसकी कितनी है इसकी यहाँ से यहाँ तक, तो वो L मैंने बता रखी है पहले से ही, तो L की जगह L रहेगा। B कितने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो B में ही रखें सब चालक, ये वाला ये सब चालक जो है B में ही रखे हुए हैं, तो B की जगह B आएगा। और साइन थीटा, थीटा करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इन दोनों के बीच का एंगल है। देखो करंट की डायरेक्शन ये रही और मैग्नेटिक फील्ड ये है 90 डिग्री, पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो साइन 90। तो हमें F1 की वैल्यू पता चल गई कितनी है, I/L/B। डायरेक्शन और देख लेते हैं कि इस बल की दिशा किस तरफ होगी। तो चुंबकीय बल की दिशा हम किससे निकाल लेते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल लेते हैं। ये उंगली मुझे रखनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये करंट की डायरेक्शन में रखनी है, तब अंगूठा होगा बताएगा वो बल की दिशा। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र यूँ करके है, तो ये उंगली मैंने इस डायरेक्शन में रखी। करंट किधर है, ऊपर जा रहा है, तो ये वाली उंगली मुझे ऊपर की तरफ रखनी है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अंगूठा अंदर की तरफ है, मतलब इस चालक पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो अंदर की तरफ, बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ हो रहा है बल। अब मैं उसको दिखा तो नहीं सकता, तो फिर मैं उसको केवल समझने के लिए ऐसे दिखा देता हूँ, यूँ F1। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो बल लग रहा है ना F1, वो इस चालक के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं लग रहा, बल्कि पूरे चालक पर लग रहा है, पूरे PQ कंडक्टर पर लग रहा है। तो फिर मैंने उसको यहाँ क्यों दिखाया ठीक सेंटर में, क्योंकि हम कोई भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स को उसके द्रव्यमान केंद्र पर, उसके सेंटर ऑफ मास पे दिखा सकते हैं। जब भी आपने सेंटर ऑफ मास को पढ़ा था ना, तो वहाँ पे हमने इस चीज़ की भी चर्चा करी थी कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जाता है, बल लगाया जाता है, तो उसका द्रव्यमान केंद्र इस तरह व्यवहार करता है जैसे पूरा बल इसी पे लगाया गया हो। इसीलिए इस पूरे चालक पर जो बल लग रहा है ना F1, वो मैंने इसके द्रव्यमान केंद्र पर दिखा रखा है, और एक सीधे से चालक का द्रव्यमान केंद्र उसके सेंटर पर होता है, तो मैंने ये बल आपको सेंटर पर इसलिए दिखा रखा है ना, लग पूरे चालक पे ही रहा है। अब आ जाते हैं ये वाले चालक के लिए कि इस पर बल किधर लग रहा है और कितना लग रहा है। पहले मैं इसकी डायरेक्शन लिख दूँ, किधर लग रहा है, अंदर की तरफ, है ना, अंदर की ओर लगा ये बल। अब दूसरे वाले चालक पर यानी QR पर कितना लग रहा है उसको लेके चलते हैं, यानी F2 इज इक्वल्स टू, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले करंट की वैल्यू देख लेते हैं, सब में ही I करंट फ्लो हो रहा है, तो I की जगह तो I ही रहेगा। इसकी लेंथ कितनी है ये वाले की, तो वो B है।
मैग्नेटिक फील्ड में बी में ही रखा हुआ है। साइन थीटा कितना होगा, एंगल कितना बन रहा है इन दोनों के बीच में, तो देखो स्टार्टिंग में ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये वाली भुजा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो कोण बन रहा है ना वो 90 माइनस थीटा का बन रहा है। तो यहाँ भी मैं लिखूँगा 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा का मतलब हो गया कॉस थीटा। तो F2 इज इक्वल्स टू IBB और कॉस थीटा। इसकी भी डायरेक्शन लिखेंगे, एक बार देख लेते हैं पहले किधर। तो फिर से वही फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन। करंट अब के बाद यूं ना फ्लो होके ऐसे करके फ्लो हो रहा है, तो मैंने ये करंट की डायरेक्शन में कर दिया ऐसे करके, है ना। अंगूठा जा रहा है ऊपर की तरफ, यानी वर्टिकल ऊपर की तरफ है, ऊर्ध्वाधर। इसको तो मैं दिखा सकता हूँ इस पॉइंट पर। तो इस बल की डायरेक्शन में यहाँ नोट कर लेता हूँ किधर लग रहा है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, है ना। अब इस चालक पे लगने वाले बल को लेके चलते हैं, जिसको मैंने F3 माना हुआ है। तो F3 की वैल्यू निकाल लेते हैं जल्दी से। F3 इज इक्वल्स टू, करंट सब में I है, लेंथ उसकी L है, B मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, एंगल कितना बन रहा है, तो देखें करंट की डायरेक्शन यूँ है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूँ है, तो थीटा 90 है, यानी कि साइन 90, है ना। तब F3 की वैल्यू कितनी आई, ILB। इसकी डायरेक्शन देखेंगे किधर लगेगा ये, तो अब बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप तो ये समझ लो कि इसमें और इसमें डिफरेंस केवल करंट की डायरेक्शन का है। दोनों में करंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इसमें धारा यूँ और उसमें धारा ऐसे करके है। बाकी मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों के लिए सेम है, इसलिए फोर्स की डायरेक्शन दोनों पे अपोजिट हो जाएगी, है ना। इसमें अगर अंदर की तरफ लग रहा था तो इस वाले चालक पर ठीक विपरीत, यानी कि बाहर की तरफ लगेगा। अब बाहर वाले फोर्स को भी मैं नहीं दिखा सकता, तो मैं जैसे ये दिखाया था अंदर, वैसे ही मैं इसको जस्ट अपोजिट करके बाहर की तरफ दिखा देता हूँ। ऐसे करके दिखा दिया, मान लो इसको, ये लग रहा है F3 फोर्स, सही है ना। ये तीसरा बल हो गया F3, किधर लग रहा है, तो बाहर की ओर। अब लास्ट में ये वाला बच जाता है, इस पर कितना फोर्स लग रहा है, मैंने उसको F4 माना हुआ है। F4 इज इक्वल्स टू I, लेंथ कितनी है B, मैग्नेटिक फील्ड कितना है B, साइन थीटा कितना बन रहा है 90 माइनस थीटा, है ना। 90 माइनस थीटा फिर से ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, F4 इज इक्वल्स टू IBB कॉस थीटा। डायरेक्शन किधर होगी, तो जो इसकी थी उसकी जस्ट अपोजिट होगी, क्योंकि दोनों में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसमें किधर लगेगा, ठीक नीचे की तरफ, है ना, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड इस तरफ F4। ये सब मैंने इनके सेंटर पर दिखाए हुए हैं, बिल्कुल ठीक बीच में, जिसको हम सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। तो मैं इसकी डायरेक्शन लिख देता हूँ नीचे की ओर, है ना, ठीक है। तो फाइनली हमें ये पता चल गया कि इस पूरे आयताकार लूप पर 4 बल लग रहे हैं, F1, F2, F3 और F4। इन 4 बलों में से देखें जरा इनको ध्यान से, F2 और F4 को अगर हम देखें तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, परिमाण सेम है। देखो F2 की वैल्यू कितनी, IBB कॉस थीटा, F4 की भी सेम वही IBB कॉस थीटा। तो दोनों परिमाण में समान है, डायरेक्शन में दोनों अपोजिट है, और दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है, दोनों की जो क्रिया रेखा है वो भी कॉमन है, वो भी सेम है। क्रिया रेखा तो आप समझते हैं ना, क्रिया रेखा का मतलब होता है किसी भी बल की डायरेक्शन में खींची गई एक इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक रेखा। जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे मान लो इस डायरेक्शन में बल लग रहा है, तो मैं इसी दिशा में एक काल्पनिक रेखा आगे पीछे खींच दूँ, इसको मैं इस बल की क्रिया रेखा बोलूँगा। तो देखें इस बल की क्रिया रेखा, ये इसी दिशा में एक रेखा खींच दी मैंने, और इसकी भी सेम यही आएगी, मतलब दोनों की क्रिया रेखा भी सेम है। तो मैं कह दूंगा कि ये दोनों बल एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल कर देंगे, पूर्ण रूप से निरस्त कर देंगे। यानी कि ये दोनों बल मिलकर ना तो इस लूप को ऊपर नीचे चला पाएंगे और ना ही इसको घुमा पाएंगे, यानी एक दूसरे को इन्होंने बिल्कुल निरस्त कर दिया है। अब रह जाते हैं ये वाले दोनों बल F1 और F3। मैग्नीट्यूड तो इन दोनों बलों के भी सेम है। देखें F1 की वैल्यू कितनी, ILB, F3 की वैल्यू कितनी है, ILB। इन दोनों के भी परिमाण समान है और इन दोनों की डायरेक्शन भी अपोजिट है। देखो फिर से समझो कि मैंने आयताकार लूप को मान लो ऐसे करके रखा हुआ है, या ऐसे, जैसे भी मानना चाहो। इस वाली डायमेंशन पर, इस वाली भुजा पर, RS पर जो बल लग रहा है वो यूँ लग रहा है ना, और इस वाली पर जो बल लग रहा है वो मेरी तरफ लग रहा है, ऐसे अंदर की तरफ यूँ। तो दोनों बल एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों की जो मतलब दोनों की जो वैल्यू है वो भी सेम है।
लेकिन फिर भी ये दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस बार इन दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है, दोनों की जो क्रिया रेखा है ना, वो अलग अलग है। दोनों की क्रिया रेखा सेम नहीं है। इन दोनों की सेम थी, F2 और F4 की जो नीचे लग रहा था, लेकिन इन दोनों की सेम नहीं है क्योंकि ये इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, और इधर वाला जो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो दोनों के बीच में ठीक ठाक गैप है ना। ये देखें, ऐसे करके दिखा देता हूँ मैं, यूँ करके लग रहे हैं दोनों फोर्स। तो इन दोनों के बीच में कोई न कोई गैप है, दोनों की क्रिया रेखा सेम नहीं है। इस वाले बल की क्रिया रेखा यूँ है और इस वाले की क्रिया रेखा यूँ है, इसलिए ये दोनों बल मिलकर एक बल युग्म बनाते हैं। इसको हम कपल फोर्स बोलते हैं, यानी कि बल युग्म। बल युग्म हमने 11th क्लास में एक जगह डिस्कस किया हुआ है। बल युग्म की कंडीशन क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर, कोई भी वस्तु पर दो फोर्स लगने चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन, दोनों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होनी चाहिए। अगर इन शर्तों का पालन अगर दोनों बल कर रहे हैं तो ऐसे दोनों बलों को हम बोलते हैं बल युग्म। तो ये F1 और F3 इन सभी शर्तों को फॉलो कर रहे हैं। दोनों का परिमाण समान है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग है। इसका मतलब दोनों मिलकर एक बल युग्म लगा रहे हैं। और बल युग्म का काम क्या होता है? बल युग्म एक इसको यूँ खींच रहा है अपनी तरफ, एक इधर वाली भुजा को अपनी तरफ खींच रहा है, तो क्या ये इसको ऐसे करके घुमाने लग जाएंगे? तो बल युग्म द्वारा कोई भी वस्तु को घुमाने का जो इफेक्ट होता है उसको हम मेजर करते हैं बल आघूर्ण से, टॉर्क से। यानी बल युग्म जब किसी वस्तु पर आरोपित होता है तो उस बल युग्म की वजह से उस ऑब्जेक्ट पर, उस वस्तु पर एक बल आघूर्ण आरोपित होने लग जाता है। घुमाने का प्रभाव एक उत्पन्न होता है, उसी को हम बल आघूर्ण से मापते हैं। तो अब इन दोनों ने मिलकर इस पर, यानी इस बल युग्म ने इस टॉर्क, इस पर कुंडली पर या इस लूप पर कितना टॉर्क, कितना बल आघूर्ण आरोपित किया है वो निकालेंगे। अब बल आघूर्ण निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? पहली बात तो बल आघूर्ण को हम शो किससे कर रहे हैं? टो से, है ना। बल आघूर्ण को कैलकुलेट कैसे करते हैं? अगर बल युग्म के द्वारा बल आघूर्ण आरोपित किया जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर तो हम उसको कैसे निकालते हैं? 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। तो वहाँ से हमें एक फॉर्मूला पता चला था कि दोनों में से कोई भी एक बल का मैग्नीट्यूड, जो भी दो बल लग रहे हैं ना वस्तु पर, उन दोनों में से किसी भी एक बल का परिमाण इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बल आघूर्ण टो बराबर दोनों में से किसी एक बल का परिमाण। अब या तो मैं F1 ले लूँ या F3 ले लूँ, दोनों ही सेम है। तो दोनों में से किसी एक बल का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, दोनों के बीच की लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी कितनी होगी F1 और F3 के बीच में, है ना। जैसे F1 और F3 इन दोनों को मैं मिलाऊं तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आएगी, ये वाली जो दूरी आएगी, इनको मैं कुछ पॉइंट दे देता हूँ। जैसे इस पॉइंट को मान लिया मैंने A और ये वाले पॉइंट को मैंने मान लिया B, है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? जो कि ये है, यानी कि ये वाली दूरी भी कितनी होगी? B। लेकिन इस B को मैं इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं कह सकता, ये परपेंडिकुलर दूरी नहीं है। इसको आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, चित्र में अलग से समझाऊँ मैं आपको इस तरह से कुछ, कि मान लो लूप ऐसे रखा हुआ है ना, इस पर एक फोर्स तो लग रहा है, ऐसे अलग एंगल से दिखा दूंगा अभी, ऐसे करके तिरछा करके लूप रखा हुआ है, एक फोर्स तो लग रहा है इस पर ऐसे करके, ये है ना, और दूसरा फोर्स लग रहा है ये मेरी तरफ ऐसे करके, मतलब कुछ सिचुएशन ऐसी है ये वाली, है ना, ऐसे करके दो फोर्स लग रहे हैं। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये तो नहीं हो सकती क्योंकि ये तो इन दोनों के बीच की तिरछी दूरी है। या फिर मैं इसी को थोड़ा सा अलग दिखाऊं फिगर को, कि मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये A और B पॉइंट हैं तो सेम लेवल पे, लेकिन वो लूप जो है वो तिरछा रखा हुआ इसलिए लग रहा है। देखो A पॉइंट यहाँ ठीक बीच में और B पॉइंट इसके ठीक बीच में। तो मैंने जो आपको इस फिगर में लाइन दिखा रखी है ना, वो बेशक आपको थोड़ी सी तिरछी दिख रही है वो वाली लाइन, ये वाली, लेकिन है तो ये एक ही लेवल पे। यानी कि AB जो लाइन होगी वो कुछ इस तरह से है, ये लाइन है कुछ इस तरह से AB, लेकिन ये लूप कुछ तिरछा रखा होने की वजह से ये लाइन भी हमें थोड़ी सी तिरछी दिख रही है। अब इस पॉइंट पर, यहाँ जो है ना A पॉइंट, इस पर एक फोर्स लग रहा है मेरी तरफ और इस पर एक फोर्स लग रहा है यूँ बाहर की तरफ, और ये लूप थोड़ा सा तिरछा रखा हुआ है। तो ये जो दूरी है ये वाली, इसको मैं इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं कह सकता, ये तो इन दोनों के बीच की तिरछी दूरी है और हमें निकालनी है इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी। इन चीज़ों को मैं एक बार यहाँ फिगर में दिखाता हूँ। जैसे ये हो गया A पॉइंट, है ना,
ये हो गया बी पॉइंट और ये इन दोनों को मिलाने वाली लाइन हो गई जिसकी लेंथ कितनी है बी। इस पर एक बल लग रहा है अंदर की तरफ, मैं उसको दिखा नहीं सकता तो मैंने अब की बार उस फोर्स को F1 को ऐसे दिखा दिया ऊपर, है ना। इसका मतलब वही है अंदर की तरफ लग रहा है ये। और इस पर जो बल लग रहा है वो यूँ बाहर की तरफ लग रहा है, मैंने उसको फिर जस्ट अपोजिट यानी कि नीचे की तरफ दिखा दिया, ये F3 हो गया। ये दो फोर्स लग रहे हैं। अब इन दोनों के बीच की दूरी, ये A पॉइंट है ये B पॉइंट है, हमें निकालना है इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी की वैल्यू कितनी होगी। तो लंबवत दूरी निकालने के लिए मैं क्या करूँ कि या तो F1 को पीछे बढ़ा के इससे एक लंब डाल दूँ या फिर F3 को पीछे बढ़ा के इससे एक लंब डाल दूँ, बात एक ही, कैसे भी ले सकते हैं। तो मैंने इसको पीछे बढ़ाया और यहाँ से एक लंब डाल दिया यूँ, है ना। ये एक नॉर्मल है, एक परपेंडिकुलर यहाँ गिराया हमने और मान लो ये N पॉइंट मिला, तो ये है लंबवत दूरी BN, है ना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फिर कि टो इज़ इक्वल्स टू F1 यानी कि दोनों में से किसी एक बल का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच की लंबवत दूरी जो कि कितनी है BN है। अब मुझे BN की वैल्यू निकालनी है और BN की वैल्यू मैं तब निकाल पाऊंगा जब मुझे ये एंगल पता चल जाए, तभी तो मैं इसका कंपोनेंट ले पाऊंगा। इधर घटक कितना आएगा वो तभी पता चलेगा जब मुझे ये वाला कोण पता चले। ये कोण कितना होगा तो ये आप थोड़ा सा समझें फिर से, देखिए इधर मान लो मैंने लूप ऐसे करके रखा हुआ है ना। एक फोर्स लग रहा है ये F3 और एक फोर्स लग रहा है मेरी तरफ। तो मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी निकालने के लिए ये वाले बल को पीछे बढ़ाया और यहाँ से एक लंब डाला। अब बिल्कुल ये सिचुएशन है, ध्यान रखेंगे आप। इस बल को मैंने पीछे बढ़ाया यूँ करके और यहाँ से एक लंब डाला, है ना। अगर मैं इस पूरी व्यवस्था को यूँ कर दूँ ऐसे करके तो ये कुछ ऐसे होगा, ऐसे करके ये, है ना, यूँ। तो ये वाले बल को जो यहाँ लग रहा था ना उसको तो मैंने यूँ बढ़ाया पीछे और यहाँ से एक लंब डाला, तो ये लाइन आएगी ऐसे, ये वाली ये जो मार्कर दिखा रहा हूँ ना, ये है वो BN रेखा जो मैंने इस चित्र में आपको दिखा रखी है। अब इसी को मैं वापस अपनी उसी अवस्था में ले आता हूँ यूँ करके, तो ये हो गई BN लाइन। अब देखो ये जो BN है ना लाइन, ये वाली जो BN लाइन है वो सेम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र यूँ करके है, मैंने जो लूप ले रखा था वो ऐसे रखा हुआ, ये है वो रेखा BN जो मैंने आपको इस चित्र में दिखा रखी है BN। तो BN रेखा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही है और ये जो AB लाइन है वो इस लूप के तल में है ऐसे करके, है ना। तो ये है AB लाइन और ये है BN। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ भी मैं दिखा देता हूँ इसको कि ये एंगल मुझे पता चल गया, ये एंगल है 90 माइनस थीटा, है ना। अब ये 90 माइनस थीटा जब मुझे एंगल पता चल गया तो ये जो घटक आएगा इसका, ये इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो कितना होगा, B cos 90 माइनस थीटा। BN की वैल्यू मुझे पता चल गई कितनी है, B cos 90 माइनस थीटा, यानी BN इज इक्वल्स टू B cos 90 माइनस थीटा और cos 90 माइनस थीटा का मतलब हो गया साइन थीटा। तब मैं लिख सकता हूँ BN इज इक्वल्स टू B साइन थीटा, है ना। BN की ये वैल्यू उठाएंगे और इसकी जगह रख देंगे तो हमें टॉर्क मिल जाएगा, तब लिख सकते हैं। इसलिए टो इज इक्वल्स टू F1। F1 की भी वैल्यू ले लेता हूँ अब, तो कितनी है, ILB, है ना, ILB इंटू BN की वैल्यू ये रही B साइन थीटा, है ना। तब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ I L इंटू B, अलग ब्रैकेट में L इंटू B इंटू B साइन थीटा। अब ये L इंटू B का मतलब हो गया लूप की लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका मतलब लूप का एरिया, लूप का क्षेत्रफल हो गया, जिसको मैंने स्टार्टिंग में A माना हुआ था। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ A, यानी कि टो इज इक्वल्स टू I A B साइन थीटा। तो किसी एक लूप पर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो टॉर्क लगाया जाता है, जो बल आघूर्ण आरोपित किया जाता है, उसकी वैल्यू हमें पता चल गई है, टो इज इक्वल टू IAB साइन थीटा। अब ये तो रही एक सिंगल लूप की बात, है ना, यानी कि एक सिंगल फेरा था लूप में तार का जिसमें धारा प्रवाहित हो रही थी, उसके कारण यानी उस पर लगने वाला टॉर्क बल आघूर्ण इतना है। अब अगर मैं ऐसा मान के चलूँ कि ये एक कॉइल होती, एक कुंडली होती, मतलब इसमें अगर बहुत सारे फेरे होते किसी भी कॉपर के वायर के, तो उस पर कितना टॉर्क लगता। तो उसके लिए मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि अब की बार इस लूप में, यानी कि एक कॉइल है, अब इस बार ये, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है, फेरों की जो कुल संख्या है वो कैपिटल N है।
अब जब इसमें n फेरे हैं तो सभी फेरों में जो करंट फ्लो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा। पहले फेरे में अगर क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो अगले में भी क्लॉकवाइज होगा, उससे आगे वाले में, यानी जितने भी फेरे होंगे सब में क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसलिए पहले फेरे पर इतना बल आघूर्ण आरोपित होगा, सेम दूसरे वाले पर भी इतना ही होगा और उसी डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि दोनों में करंट सेम फ्लो हो रहा है। तीसरे वाले में भी उतना ही करंट फ्लो हो रहा है और उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो उस पर भी इतना ही बल आघूर्ण आरोपित होगा और इसी डायरेक्शन में आरोपित होगा जिस डायरेक्शन में ये लग रहे हैं। कहने का मतलब ये कि इस कॉइल में जितने भी लूप हैं, जितने भी फेरे होंगे, उन सब पर बराबर बराबर बल आघूर्ण आरोपित होगा और एक ही दिशा में आरोपित होगा। इसलिए जब मैं नेट बल आघूर्ण निकालूंगा तो फिर ये सारे बल आघूर्ण ऐड हो जाएंगे, क्योंकि n फेरे हैं, सब पर इतना इतना लग रहा है सेम डायरेक्शन में, तब जो टोटल टॉर्क लगेगा वो n गुना हो जाएगा, है ना। तब मैं इसको लिख सकता हूँ n i a b साइन थीटा, यानी किसी भी कॉइल में अगर नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या n है, तब उस पर टोटल जो टॉर्क लगेगा वो इतना बल आघूर्ण आरोपित होगा। इसमें ये है ना n i a, इसे हम बोल देते हैं उस करंट कैरिंग लूप का, धारावाही लूप का या धारावाही कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण, या तो चुंबकीय आघूर्ण कह सकते हैं या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कह सकते हैं ना। इसको वैसे हम थोड़ा सा आगे अगले चैप्टर में चल के डिस्कस करेंगे चुंबकीय आघूर्ण का मतलब क्या होता है। अभी के लिए आप केवल इतना ध्यान रखो कि इस इक्वेशन में ये जो NIA है, इसी को हम इस लूप का या द्विध्रुव का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कह देते हैं, या शॉर्ट में केवल इसको चुंबकीय आघूर्ण ही बोल देते हैं। तो ये इसका चुंबकीय आघूर्ण है। इसका मतलब मैं NIA की जगह लिख सकता हूँ M। चुंबकीय आघूर्ण वैसे एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि होती है, और अगर अब इसकी डायरेक्शन की बात करें तो ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी लूप का, करंट कैरिंग लूप का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसकी डायरेक्शन इसके S ध्रुव से N ध्रुव की तरफ होती है। जैसे लूप में दोनों तल जो होते हैं वो S और N ध्रुव का काम करते हैं। अगर इधर वाला S है और इधर वाला N ध्रुव है, तब चुंबकीय आघूर्ण की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, S ध्रुव से N ध्रुव की तरफ, है ना। डायरेक्शन की ज़रूरत अभी है नहीं, तो अब मैं इसको केवल मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दिखा रहा हूँ कि NIA जो है इसी को हम बोलते हैं इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। NIA की जगह मैं लिख सकता हूँ M, तब टो इज इक्वल टू MB साइन थीटा। यही इक्वेशन, यही फॉर्मूला अब इस फॉर्म में आ चुका है ऐसे करके। अच्छा, इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, टो वेक्टर इज इक्वल्स टू MB साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, है ना। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया, सदिश रूप हो गया। अब हम इसकी कुछ अलग अलग सिचुएशन को और देख लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको जो पूरा डेरिवेशन करके दिखाया है वो ऐसा मान के दिखाया है कि ऐसी स्थिति में रखा हुआ था लूप, यानी हमने सिचुएशन क्या मानी है कि इसका जो अक्ष है ना, इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। इसके अलावा और भी अलग अलग एंगल हो सकते हैं। ये और ध्यान रखना है कि थीटा एंगल जो बन रहा होता है वो किन किन के बीच का होता है, तो वो इसके क्षेत्रफल सदिश, या फिर मैं इसको अक्ष कह सकता हूँ, लूप की अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो कोण बनता है ना, उसको हमने थीटा माना है। इस फॉर्मूले में जो थीटा आ रहा है वो इन दोनों के बीच का एंगल है, ना कि तल के साथ में बनाया गया एंगल है। अब मैं इसकी कुछ अलग अलग सिचुएशंस लेके चलता हूँ। तो हमने अभी अभी पता किया है कि अगर कोई रेक्टेंगुलर लूप है ना, या फिर मैं कह सकता हूँ कि कोई भी आयताकार लूप या कुंडली अगर किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखी हुई है, तो चुंबकीय क्षेत्र उस आयताकार कुंडली पर, कॉइल पर कितना बल आघूर्ण आरोपित करता है, टो इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, जिसमें n क्या है तो कॉइल में फेरों की संख्या है, I उसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है, A उसका क्षेत्रफल यानी एरिया है, B यानी किस मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है उसकी तीव्रता है, और थीटा स्पेशली किन किन के बीच का एंगल होता है, कुंडली के अक्ष या क्षेत्रफल सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है थीटा। अच्छा, ये जो फॉर्मूला आया है ये केवल और केवल रेक्टेंगुलर लूप के लिए ही लागू नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में जो आंसर निकल के आया है वो एरिया आ रहा है उसमें। अब चाहे लूप किसी भी शेप का हो, चाहे वो आकृति में वर्गाकार हो, आयताकार हो, है ना, सर्कुलर हो, किसी भी शेप में हो सकता है, हमें तो लास्ट में केवल एरिया लेना होता है कि हमने यहाँ पर क्षेत्रफल की वैल्यू रखनी है, कितना क्षेत्रफल है उस लूप का।
इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, टो इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, है ना। इसी को हमने बोला हुआ है NIA को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यानी कि चुंबकीय आघूर्ण। अब इसमें कुछ अलग अलग स्थितियाँ लेके चलते हैं, जैसे केस फर्स्ट। तो फर्स्ट केस में ऐसा मान के चल रहा हूँ मैं कि हमारे पास जो लूप है ना, उसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके है और मैंने जो लूप ले रखा है वो ऐसे रखा हुआ है ना, इसका तल और चुंबकीय क्षेत्र एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं। तब ऐसी स्थिति में मैग्नेटिक फील्ड इस पर कितना टॉर्क लगाएगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस स्थिति में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यानी अगर लूप ऐसे रखा हुआ है, मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बता रखा है कि सारी फील्ड लाइन मेरे पीछे से ऐसे करके जा रही हैं आगे की तरफ, तब मैं ऐसे करके जब लूप को रख दूंगा तो इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो अब थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों? क्योंकि थीटा किन किन के बीच का कोण होता है, थीटा लूप के एरिया वेक्टर यानी कि ये क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है। अगर मैं लूप को ऐसे करके रख रहा हूँ तो क्षेत्रफल सदिश यूँ होगा और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे करके, दोनों के बीच का एंगल बन रहा है 90 डिग्री। अब इस पर जो टॉर्क लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा, है ना। क्यों मैक्सिमम? क्योंकि साइन 90 की वैल्यू अधिकतम एक ही होती है, तब जो बल आघूर्ण लग रहा है वो अधिकतम लग रहा है। और कितना लगेगा? इतना, है ना। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि अगर मैं किसी लूप को, किसी भी करंट कैरिंग लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में और फील्ड के पैरेलल रखता हूँ, तब उस पर लगने वाले टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है। केस सेकंड सिचुएशन में मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि अब की बार लूप का जो प्लेन है, लूप का जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र यूँ, तो मैंने लूप रखा है ऐसे यूँ करके, है ना। तो अब की बार इसका जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे करके और लूप ऐसे करके रखा हुआ है। तो इस सिचुएशन में थीटा कितना हो जाएगा? इस सिचुएशन में थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। क्यों हो जाएगी 0 डिग्री? क्योंकि अब की बार ऐसे रखा है लूप, तो ये हो गया क्षेत्रफल सदिश, है ना। और ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है तो थीटा की वैल्यू 0। और क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 है तो अब जो बल आघूर्ण इस पर लगेगा वो मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 आएगी, तब टो की वैल्यू कितनी आएगी? 0, जो कि मिनिमम है। हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हो कि वैल्यू इसकी माइनस में भी तो जा सकती थी, जैसे अगर 180 होता, मान लो 270 होता, ऐसा कुछ, तो वैल्यू माइनस में भी जा सकती थी। तो माइनस में जाने का मतलब ये नहीं है कि बल आघूर्ण की वैल्यू न्यूनतम हो गई है। भाई माइनस और प्लस का अंतर क्या है? हो सकता है पॉजिटिव बल आघूर्ण इस कॉइल को ऐसे करके घुमा रहा है, तो नेगेटिव बल आघूर्ण जो होगा उसको ऐसे करके घुमाएगा, वैल्यू तो मिनिमम नहीं हुई है। मैं तो बल आघूर्ण उसको न्यूनतम मानूंगा जो इसको घुमा ही ना पाए, तो वो 0 ही तो हो सकता है। बस नेगेटिव पॉजिटिव तो डायरेक्शन का फ़र्क आएगा। मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है टॉर्क की वो कितनी हो सकती है? वो 0 हो सकती है ना। तो इसीलिए जो 0 वैल्यू आ रही है उसको हमने मिनिमम बोल रखा है। एक चीज़ अब ध्यान रखनी है आपको कि इस पर मैक्सिमम टॉर्क कब लग रहा था? जब कॉइल ऐसे रखी हुई थी। और मिनिमम टॉर्क कब लग रहा था? जब कॉइल ऐसे थी। इसका मतलब जब जब हम कॉइल को ऐसे रखेंगे तब तब चुंबकीय क्षेत्र इस पर अधिकतम बल आघूर्ण आरोपित करेगा, और जब कॉइल ऐसे होगी तो इस पर कोई बल आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आरोपित नहीं किया जाएगा। और बल आघूर्ण का मतलब होता है कि इसको घुमाने वाला एफर्ट, है ना, प्रयास। तो जब मैं ऐसे करके रखता हूँ कॉइल को तो चुंबकीय क्षेत्र इसको सबसे ज़्यादा घुमाने का प्रयास करता है ना, प्रयास सबसे ज़्यादा कर रहा होता है उस समय घुमाने का। और जब ऐसे करके रख देते हैं कॉइल को तो चुंबकीय क्षेत्र इसको घुमाने का बिल्कुल प्रयास नहीं कर रहा है। तो फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र हमेशा कॉइल को घुमाकर और यूँ ला के छोड़ना चाहता है। अगर मैं ऐसे रखूँगा तो भी इस पर बल आघूर्ण लगेगा, अधिकतम होगा। यूँ रखूँगा तब भी थोड़ा बहुत लगेगा, ऐसे रखूँगा तब भी थोड़ा बहुत लगेगा, ऐसे कर दूँगा तो बिल्कुल नहीं लगेगा। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र हमेशा क्या चाहता है कि ये कॉइल घूम के ऐसे आके रुके, यानी कि हमेशा ये चाहता है चुंबकीय क्षेत्र कि इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किस डायरेक्शन में रहे? चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में रहे। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है ना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी डायरेक्शन किधर होती है? एस ध्रुव से एन ध्रुव की तरफ, यानी कि ऐसे करके। और जब ऐसे करके लूप होता है तो इस कंडीशन में इस पर बिल्कुल भी चुंबकीय बल आघूर्ण आरोपित नहीं होता है।
तो हम इतना तो समझ ही चुके हैं इन दोनों स्थितियों को देख के कि जब लूप ऐसे रखूँगा तो सबसे ज़्यादा प्रयास करेगा चुंबकीय क्षेत्र इसको घुमाने का, जब ऐसे रखूँगा तो बिल्कुल प्रयास नहीं हो रहा है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र नहीं चाहता है कि लूप ऐसे रहे। अगर लूप ऐसे है या ऐसे है तो घुमा के ला के यूँ छोड़ देगा। यानी हमेशा चुंबकीय क्षेत्र किसी भी करंट कैरिंग लूप को या कोई भी मैग्नेटिक डायपोल को, चुंबकीय द्विध्रुव को इस तरह से घुमाना चाहता है या घुमाता है कि उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाए।